हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 ETF के बारे में, जो कि यूएसए के स्टॉक मार्केट को कवर करता है। तो फ्राइडे के दिन इस ETF का प्राइस जो क्लोजिंग आई है 132.42 पे क्लोजिंग आई है, और कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन इस ETF में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, जो कि 1.29% की गिरावट हमें इसमें देखने को मिली है। और कल के दिन सबसे ज़्यादा जो ETF गिरा था वो नैस्डैक 100 ETF ही था। तो कल के दिन का ये ETF कहीं ना कहीं टॉप लूज़र में रहा है। और देख लीजिए कल के दिन ये 1.29% करेक्ट हुआ है, जो कि काफ़ी गिरावट हमें इसमें शो हो रही है। और पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यानी ये पूरा हफ्ता मंडे से लेके फ्राइडे तक लगातार हमें डाउन ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिला है। और पूरे वीक में लगभग 3.5% के आसपास गिरावट शो हो रही है इस ETF में। तो लाइफ हाई से ये ETF कहीं ना कहीं गिरना स्टार्ट किया है और लगभग 3.5% करेक्ट हो चुका है। हालांकि गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, पर जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं बाय कर लिया होगा ऊपर के साइड पे लाइफ हाई पे, तो कहीं ना कहीं उनका पोर्टफोलियो निगेटिव में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे भी किसी भी ETF में लाइफ हाई के आसपास भी बाय करना थोड़ा तो रिस्की होता ही है, जो कि हमने आपको हमेशा अपने वीडियोज़ में कहा है। तो अगर आपने निचले स्तर पे बाय किया होगा तो आपको फिलहाल उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो कई लोग के कमेंट्स आए थे कि इस ETF में लगातार गिरावट क्यों से हो रही है, तो उसी के बारे में चलिए हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सब कुछ धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, जो नैस्डैक 100 ETF हमारा गिर रहा है, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100, वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि नैस्डैक 100 का इंडेक्स गिर रहा है, क्योंकि इसी को मोन 100 कवर करता है। तो यूएसए का जो ये इंडेक्स है, देखिए यहाँ भी इस हफ्ते लगातार हमें गिरावट शो हो रही है, लगातार गिरता हुआ देखने को मिल रहा है ये इंडेक्स। और 4% की गिरावट हमें शो हो रही है पूरे हफ्ते में, जो कि अच्छी खासी गिरावट है एक वीक में। तो अब बात कर लेते हैं ये इंडेक्स क्यों गिर रहा है। तो देखिए, इंडेक्स गिरने की मेन वजह जो निकल के आ रही है सामने, वो निकल के आ रही है एप्पल का स्टॉक, जो कि सबसे बड़ा वेटेज है नैस्डैक 100 में और मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 में। देखिए, दो ही कंपनी का सबसे बड़ा वेटेज है, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, और दोनों ही स्टॉक कहीं ना कहीं इस हफ्ते गिरते हुए हमें देखने को मिले हैं। खासकर एप्पल का ये स्टॉक देखिए, इस वीक में इस स्टॉक में 6.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट है इस स्टॉक में। और बात कर लेते हैं, देखिए अगर एप्पल गिरेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एप्पल का वेटेज बड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमें इसका इम्पैक्ट इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा नैस्डैक 100 के, और कहीं ना कहीं मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 में भी देखने को मिलेगा ही। अब बात कर लेते हैं एप्पल का स्टॉक क्यों गिर रहा है, चलिए वो भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, एप्पल को लेके एक न्यूज़ आई है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आईफोन की फीकी हुई चमक, एक और ब्रोकरेज ने कम कर दी एप्पल की रेटिंग। देखिए, बैक टू बैक 2 बार इसकी रेटिंग कम कर दी गई है एप्पल की, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो बुरा आना ही था स्टॉक पे, जो कि आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को इस हफ्ते दूसरा झटका लगा है। इन दोनों झटकों के चलते इस साल एप्पल की मार्केट वैल्यू 17.6 हज़ार करोड़ डॉलर गिर चुकी है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस बार ब्रोकरेज पाइपर सैंडलर ने आईफोन समेत एप्पल की बाकी प्रोडक्ट की डिमांड सुस्त होने के चलते इसकी रेटिंग डाउनग्रेड की है। तो देखिए, डाउनग्रेड जब भी किसी स्टॉक की रेटिंग की जाती है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक में देखने को मिलता ही मिलता है। बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप पढ़िएगा। कुछ दिन पहले बार्कलेज ने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड की थी, यानी कुछ टाइम पहले बार्कलेज ने भी इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, वहाँ भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था। शेयरों का इसका तगड़ा झटका लगा है और गुरुवार को अब यह 8 हफ्ते के निचले स्तर 181.2 डॉलर पर आ गया है। इसका कुल मार्केट कैप अब 2.82 लाख करोड़ का रह गया है। देखिए, 2.82 लाख करोड़ का डॉलर का रह गया है। कुछ ही टाइम पहले इस स्टॉक ने 3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप बनाया था, जो कि अब गिर के 2.82 लाख करोड़ का हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसके मार्केट कैप में भी काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो मार्केट कैप ऑलरेडी गिर जाएगा। बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वहीं चीन में बात करें तो कंपनी उपभोक्ताओं के खर्चे में कमी हुई है और हुवाई के फिर से मार्केट में उभरने के चलते एप्पल कमज़ोर मांग से जूझ रही है। इसके अलावा एप्पल को मजबूत अमेरिकी डॉलर के साथ साथ अपनी नई वॉच से जुड़े चल रहे पेटेंट विवाद के कारण भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें हर जगह हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल रही है।
और बाकी डिटेल आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। देखिए माना कि कुछ परिस्थितियाँ गड़बड़ चल रही हैं अभी एप्पल के लिए, पर देखिए एप्पल कोई छोटी कंपनी नहीं है, एप्पल काफ़ी बड़ी कंपनी है, जो कि हमें पता है कोई भी बड़ी कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करती है और कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको कहीं ना कहीं जल्दी से रिजॉल्व करने का कुछ ना कुछ इनके पास सेकंड प्लान होगा और कहीं ना कहीं जो भी गड़बड़ियाँ है उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। और आईफोन जैसी बड़ी कंपनियाँ इस चीज़ को अपने आप में टाइम के साथ हैंडल कर लेगी। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ें सब कुछ अपने टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। एप्पल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो वापस से आते हैं अपने ETF में। तो हमने ये तो देख लिया इस ETF में गिरावट हो रही है, क्यों हो रही है ये भी देख लिया। तो चलिए अब थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए 1 साल के टाइम फ्रेम में अगर इस ETF को अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कितने शानदार रिटर्न निकाल के दिया है, 51% के रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि एक ETF में जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है। कोई ETF 1 साल में 51% का रिटर्न दे, बहुत रेयर केस होता है, और इस ETF ने वो रिटर्न निकाल के दिखाए हैं। और आप किसी भी पोजीशन पे अगर आपने इसे बाय किया है पिछले 1 साल के पीरियड में, आपने कहीं भी अगर इसमें बाय किया है, यहाँ बाय किया है, यहाँ बाय किया है, यहाँ बाय किया है, तो आपका रिटर्न बना ही बना है। इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साल में ये ETF सिर्फ भागा है, गिरा कभी नहीं है। हल्का फुल्का यहाँ पे थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिला था, पर कोई करेक्शन बहुत बड़ा नहीं था, वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी। हमने यहाँ पे भी वीडियो बनाया था कि जो लोग इसमें यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं पोजीशन। तो यहाँ पे जो ऐड किए होंगे पोजीशन उनको भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला होगा। बाकी देखिए जो ETF 51% का रिटर्न बना के दे रहा है, तो वो शॉर्ट पीरियड में अगर 3-4% करेक्ट भी हो जाता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी सेक्टर हो, एक तरफा ज़्यादा दिनों तक नहीं भाग सकता है, थोड़ा सा उसमें करेक्शन आएगा ही आएगा। स्टॉक मार्केट में सिर्फ तेज़ी नहीं होती है, तेज़ी होती है, गिरावट होती है, फिर तेज़ी होती है, फिर गिरावट होती है। और इंडेक्स और सेक्टर का यही फ़ायदा है कि वो टाइम के साथ ऊपर ही जाता रहता है, तो उसका जो ट्रेंड होता है वो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर होता है। तो यही ETF की और सेक्टर और इंडेक्स की खूबसूरती है। तो देखिए निवेशक हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्ट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 50% का रिटर्न निकाल के दिया है इस ETF ने, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा करेक्ट भी हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बाकी बात की जाए उन लोग की जिनके पास इस समय कोई भी पोजीशन नहीं है और फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो देखिए अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 130 के नीचे आने तक का वेट करना चाहिए। और अगर आप 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो देख पा रहे होंगे यहाँ 130 के नीचे यानी 128 के आसपास आप इसमें पहली बाइंग कर सकते हैं, 128 129 के आसपास। क्योंकि इस जोन में देखिए जब ये ETF था तो काफ़ी लंबे समय तक इसने थोड़ा सा फंसा था इस रेंज में। तो वापस से अगर आपको 128 129 के रेंज में ये ETF आता हुआ देखने को मिलता है, तो अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है तो आप फ्रेश एंट्री 128 के आसपास ऐड करने का सोच सकते हैं। बाकी अभी के टाइम पे अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि जो ETF 51% 1 साल में भागा है, तो इन केस अगर थोड़ी बहुत भी अगर लंबे समय तक की गिरावट आई तो आप फिर रिस्क मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको संभल के काम करना है। आपको जल्दीबाजी में एकदम लाइफ हाई के आसपास नहीं बाय कर लेना है, थोड़ा सा एटलीस्ट करेक्ट हो जाने दीजिए। 130 के नीचे आप चाहे तो पोजीशन ऐड कर सकते हैं 128 के आसपास। तो ये था दोस्तों इस ETF के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।